नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी चुनाव के बीच पीएम मोदी के खेले मास्टर स्ट्रोक की, दिल्ली और मिल्कीपुर में हुए चुनाव की और राहुल गांधी के बिहार के दौरे की। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली और मिल्कीपुर में हुआ चुनाव, लोगों ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। महाकुंभ पहुंचे पीएम मोदी, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। आप बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक, मनीष सिसोदिया की पुलिस से हुई बहस। साउथ दिल्ली में पकड़े गए 2 फर्जी मतदाता, किसी और की पर्ची पर डालने गए थे वोट। चंदौली में टेम्पो ट्रेवलर की टक्कर में 2 की मौत, महाकुंभ जा रहे थे श्रद्धालु। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, अमेरिका को यूएनएचआरसी से किया अलग। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय फ्लाइट की अमृतसर में हुई लैंडिंग। राहुल गांधी के दौरे के दौरान पटना में लगा जाम, 15 मिनट तक फंसी रही एम्बुलेंस। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, 84,190 रुपए पहुंचा गोल्ड। फिर फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 312 अंक गिरा, निफ्टी 23,700 से नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज संगम में एक अहम डुबकी लगाई गई। ये डुबकी किसी और ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई। आज 5 फरवरी 2025 का दिन चुनाव को लेकर तो खास है ही, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव और अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव पर मतदान हुए। ऐसे में पीएम मोदी का महाकुंभ में पहुंचना कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी का संगम में स्नान इन चुनाव पर कोई प्रभाव डालेगा या सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है। हालांकि विपक्ष इसे एक चुनावी रणनीति ही बता रहा है। उनका कहना है कि जनता का ध्यान चुनाव से भटकाने के लिए यह सब किया गया। पीएम मोदी किसी और दिन महाकुंभ जा सकते थे, उन्होंने आज का ही दिन क्यों चुना। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और वहां पूजा पाठ भी किया, लेकिन उनके इस आयोजन को लेकर विपक्षी दलों की चिंता बढ़ गई। विपक्ष का कहना है कि यह स्नान एक राजनीतिक रणनीति है, इससे पीएम मोदी की छवि वोटरों पर असर डालेगी। महाकुंभ में मोदी की उपस्थिति और संगम में स्नान के फोटो सोशल मीडिया और मीडिया पर छाए रहेंगे। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी की धार्मिक छवि मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। तो इसका जवाब भी है हां, क्योंकि पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो पूरी लाइमलाइट बटोर लेते हैं, या यूं कहें मीडिया पर छाए रहते हैं। हर किसी का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर रहता है, जैसा कि आज हो रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में 1.55 करोड़ मतदाता अपनी अगली सरकार चुनने के लिए मतदान किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में विकास और जातिगत समीकरण अहम मुद्दे हैं। मिल्कीपुर में 3.7 लाख मतदाता 10 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। मिल्कीपुर में ब्राह्मण और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इसी बीच पीएम मोदी का महाकुंभ में स्नान और उनके धार्मिक आयोजन दिल्ली और मिल्कीपुर के मतदाताओं पर क्या असर डालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या मोदी की धार्मिक छवि से दिल्ली का वोटर प्रभावित होगा? तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये वोटरों को लुभावने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है। खैर, अब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली के अलावा अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे का असर हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारने के बाद विधानसभा चुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मोदी की धार्मिक छवि का असर दिल्ली और मिल्कीपुर के चुनावी परिणामों पर पड़ता है या नहीं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स का। दिल्ली में विधानसभा और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ।
दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अहम मुकाबला है। आपको बता दें, दिल्ली में शाम तक 97% वोटिंग हुई, तो वहीं मिल्कीपुर में शाम तक 65% मतदान हुआ। सबसे पहले अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा 53% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। वहीं चुनाव के बीच भाजपा ने आरोप लगाया कि सीलमपुर में बुर्के में महिलाओं ने फर्जी मतदान किया है। इस दौरान आप और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे हंगामा होने लगा। बूथ लेवल ऑफिसर ने माना कि किसी और के नाम पर दूसरे वो लोग वोट डाल गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच में कहा कि नाम एक जैसे होने की वजह से कंफ्यूजन हुआ। वहीं वोटिंग के दौरान आप के 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं अगर दिल्ली चुनाव के समीकरण की बात करें तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार 96 महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर 1,56,14,000 कुल मतदाता हैं, जिसमें 83,76,173 पुरुष और 72,36,560 महिलाएं हैं। दिल्ली में आप और कांग्रेस में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। अब अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। यहां भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए मिल्कीपुर में मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर उनकी जांच करने का आरोप लगाया है। सपा ने अपनी शिकायत में बुर्के हटाकर जांच करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। सपा ने दावा किया कि मिल्कीपुर विधानसभा में ईवीएम खराब हो गई हैं। वहीं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने तो एसडीएम पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप भी लगा दिया है। सियासी समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर उपचुनाव में कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने अजित प्रसाद को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने युवा चेहरे चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बागी भी मैदान में हैं। संतोष चौधरी उर्फ सूरज चौधरी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के बागी भोलानाथ निर्दलीय ताल ठोंक रहे हैं। आपको बता दें, 2022 में ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। इस बार कांग्रेस और बसपा उपचुनाव में नहीं उतरी है, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि मिल्कीपुर सीट पर कौन जीतेगा, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी आज 1 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच गए। वह स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती के अवसर पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इससे पहले राहुल गांधी पटना हवाई अड्डे पर उतरे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इसी दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा। दलितों को साधने की भरपूर कोशिश की। वहीं इससे पहले राहुल ने 18 जनवरी को भी पटना का दौरा किया था, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया था। राहुल गांधी ने लगातार बिहार को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी इसे बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा बता रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी का बार बार पटना आना राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। बिहार में अगले कुछ महीनों में होने वाले राजनीतिक समीकरण को देखते हुए कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है। राहुल गांधी का यह दौरा भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।
हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिससे साफ है कि पार्टी राज्य में अपने संगठन को फिर से मजबूत देखना चाहती है और उसकी तैयारी में जुट गई है। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से करवा देते हैं रूबरू। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत होना बहुत दुखद खबर है, लेकिन इस हादसे के बावजूद 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने उसी दिन स्नान किया और शाकुशल अपने घर वापस लौट गए। ये उत्तर प्रदेश प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि भी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की आबादी देखें तो वह लगभग 60 लाख के आसपास है। महाकुंभ मेले में अब तक आ चुके श्रद्धालुओं का आंकड़ा देखें तो वह 40 करोड़ के पास पहुंचने वाला है। योगी सरकार का कहना है कि 26 फरवरी तक चलने वाले धरती के सबसे बड़े मेले में 45 करोड़ के आसपास लोग आएंगे। ऐसे में आप कल्पना करके देखिए कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना और उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए प्रशासन ने कितने समय से कितने प्रयास किए होंगे। ऐसे में भगदड़ की एक घटना को लेकर पूरी व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वालों को यह भी देखना चाहिए कि मौनी अमावस्या से पहले ही रात को लगभग 5 करोड़ लोग सकुशल स्नान करके जा चुके थे और घटना के बाद भी 8 करोड़ लोगों ने सकुशल स्नान किया। इससे पहले के अमृत स्नान के दौरान भी लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई। जिन लोगों को एक दिन में एक जगह पर 8 से 10 करोड़ लोगों का स्नान कराना मामूली लगता है, उन्हें पता होना चाहिए कि यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। आपने देखा होगा कि भगदड़ की घटना की खबर मिलते ही विपक्ष के कई नेता इतनी तेजी से बयान जारी करने लगे थे जैसे कि वो पहले से टाइप करके उन्होंने रखा हो और किसी हादसे की प्रतीक्षा कर रहे हों ताकि योगी सरकार को घेरा जा सके। जबकि सच्चाई यह थी कि घटना के कुछ ही मिनटों के अंदर हालात पर काबू पाया जा चुका था और इसी का परिणाम था कि पूरे दिन स्नान सुचारू रूप से चलता रहा। आज भी करोड़ों लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं और सरकार के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया के मंचों से सवाल उठाया कि जब यूपी सरकार सुबह शाम श्रद्धालुओं की संख्या के आंकड़े जारी कर रही है तो इससे सुबह मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या बताने में 16 घंटे क्यों लग गए। ऐसे लोगों को समझना होगा कि महाकुंभ मेले में आ रहे श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई कैमरे सहित तमाम तरह की तकनीक से मदद ली जा रही है और भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या बताने में समय इसलिए लगा होगा क्योंकि मौत का आंकड़ा किसी की मृत्यु के बाद ही बताया जा सकता है। बहरहाल निश्चित रूप से महाकुंभ भगदड़ की बड़ी खबर है, लेकिन हमें प्रशासन की व्यवस्था की भी तारीफ करनी होगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज लेकर आता है वो खबरें जो आपसे सीधे जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो आपके गांव की खबर होती हैं, आपके शहर की होती हैं। तो आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।